दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल। तो बी ऑप्शन पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। तो एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की निहित होती हैं। ठीक है, अब देखिए उपग्रह की गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। उसके बाद देखिए उपग्रह की कुल ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी ई बराबर होता है आपको उपग्रह की ई बराबर होता है आपको -gmm/2r, यानी उपग्रह की बंधन ऊर्जा होता है +gmm/2r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। कहता है कि एक झंझा अर्थात तूफान एक घर के ऊपर है। झंझा के कारण घर की छत पर बल, तो इसका बी ऑप्शन यानी ऊपर की दिशा की ओर। तो देखिए एक झंझा अर्थात तूफान घर के ऊपर है, झंझा के कारण जो है घर की छत पर बल ऊपर की ओर, जो है ऊपर की दिशा की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट फिर है कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई, तो ए ऑप्शन। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा दी गई है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन परिवेश के साथ आदान प्रदान की गई ऊष्मा और प्रणाली पर प्रवेश द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के योग के बराबर होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत नियम है कि यह नियम प्रथम नियम का पूरक है। इसके अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। फिर है कि क्लाउसियस के अनुसार बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। कहता है कि दोलन का आयाम नियत रहता है, डी ऑप्शन। तो दोलन का आयाम जो है, कहता है एक दोलन का आयाम जो है विकल्प से सभी दोलनों में नियत रहता है। एक निकाय का दोलन जिसका आयाम समय के साथ घटता चला जाता है अवमंदन दोलन कहलाता है। मुक्त दोलन पुनर्स्थापना बल के प्रभाव में मौलिक आवृत्ति के साथ कण का दोलन है। मुक्त दोलन में दोलन करने वाले पिंड का आयाम आवृत्ति और ऊर्जा स्थिर या अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड का दोलन बाहरी बल के प्रभाव में होता है तो उस दोलन का बलपूर्वक दोलन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उससे श्रोता की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े, तो ए ऑप्शन। तो देखिए एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर चले तो जो है उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो F बराबर 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 116 नंबर है कि दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे 116 का होगा बी। तो देखिए दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे कुल आवेश संरक्षित रहेगा। आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत घटना के लिए जिम्मेदार है। आवेश संरक्षण का नियम, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में यह स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रेरण के माध्यम से चालक क्षेत्र को विद्युत रूप से आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कुल आवेश संरक्षित रहेगा।
कहता एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम, इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा सी ऑप्शन E/2। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है, इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच E/2 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि परिपथ में धारा E/R प्लस R यानी क्या होगा E/2R। ठीक है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्ट था E-IR, तो E-E/2R इंटू में R। ठीक, तो यानी ये होगा E-E/2, यानी क्या होगा E/2। कहता नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड जो है ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है? ए ऑप्शन। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक प्लेटिनम है। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती हैं। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी 4NH3 + 5O2 ये बना देगा आपको 4NO + 6H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है 119 देखिए कि रंगीन यौगिक है। तो देखिए CuF2 रंगीन यौगिक है CuF2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन लवण बनाते हैं। CuF2 के Cu2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए CuF2 ठोस अवस्था में रंगीन होता है। 120 नंबर देखिए, 120 है कि 9N17 या 17 देखिए 9N17 पर जो है एक कणों की बमबारी से जो उत्पाद बनते हैं उनमें एक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। तो देखिए अल्फ़ा या एक कण के आघात से प्राप्त पदार्थ जो होता है ये 7H14 + 2He4 ये बनता है 8O17 + 1H1। ठीक है, तो यहाँ जो होता है N है, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कण जो है 2He4 आयन होता है और अल्फ़ा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा विकिरण विद्युत चुंबक तरंग है। क्वेश्चन में देखिए 121 कहता एथेनोइक अम्ल का समावयवी, तो बी ऑप्शन मेथिल एथेनोएट। तो देखिए एथेनोइक अम्ल का समावयवी मेथिल जो है मेथेनोएट है और एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। एथेनोइक अम्ल का ठीक है एथेनोइक अम्ल का जो समावयव यह है एथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथाइल मेथेनोएट और हाइड्रोक्सी एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। सी ऑप्शन फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। वह अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। सभी धनावेशित अभिकर्मक तथा कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, उन्हें E+ से व्यक्त किया करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के उदाहरण AlCl3, BF3, FeCl3 आदि हैं। वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। फिर है कि एथिल एल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय हैं, क्योंकि तो ई ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए एथिल एल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय है।
क्योंकि एसिटिक अम्ल में OH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बो कार्बो कार्बोक्सिल समूह का अंग है। एसिटिक अम्ल में OH जो है कार्बोनिल समूह से बंधा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समूह है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन द्वारा वापस ले लिए जाते हैं, जिससे OH अम्लीय हो जाता है। एल्कोहल में OH इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह से जो है बंधा होता है। इस प्रकार OH समूह में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इसलिए एल्कोहल को क्षारीय बनाते हुए एक जो है अकेला जोड़ी आसानी से दान कर सकता है। नेक्स्ट, बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन बंध कोटि क्या है? तो देखिए, बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन बंध कोटि 1.5 है, 1.5। तो आबंध कोटि परमाणुओं के एक युग्म के बीच उपस्थित रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। तो ये होता है आपको 1/2 V माइनस का A, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एक पाई बंध के लिए जो है ये हो जाएगा 3/6 यानी 0.5। तो कार्बन कार्बन एक पाई बंध के लिए जो है ये हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के लिए तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा। तो टोटल बॉन्ड तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस पाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 यानी 1.5। प्रकाश जो है ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि सी ऑप्शन, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है। तो प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यही आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे देखने की अनुभूति होती है। प्रतिबिंब एवं छाया का निर्माण प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करके ही किया जाता है। उदाहरण जैसे प्रकाश के निम्न गुण हैं, जैसे यह आवेशहीन होता है, निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं एवं श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कहता है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल है प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर उपग्रह के वेग के कारण लगने वाला अभिकेंद्रीय बल जो है mv²/r होता है। उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है gmm/r² होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता संश्लेषित तंतु नायलॉन है तो पॉलीएमाइड। तो देखिए, संश्लेषित तंतु नायलॉन पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन जो है कोरोधर्स एवं उनके सहयोगी द्वारा निर्मित किया गया है। नायलॉन 6,6 हेक्सामेथिलीन डायएमीन एवं एडिपिक अम्ल के जो है पॉलीकेडेशन से निर्मित बहुलक है। नायलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। नायलॉन, अब देखिए, नायलॉन के उपयोग कपड़ों में, औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कन्वेयर बेल्ट, रस्सी, धागे आदि में, मछली के जल में, ठीक है, और मशीनों के प्लास्टिक सामान के निर्माण में। कहता है कि बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, योग अभिक्रिया नहीं देती, यद्यपि इसमें युग्म बंध हैं। इसका क्या कारण है? तो सी ऑप्शन, यानी बेंजीन अणु में 6 जो है विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, कहता है कि बेंजीन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं, योग अभिक्रिया नहीं देती, यद्यपि कहता है इसमें युग्म बंध है। कहता है इसका कारण है कि बेंजीन अणु में जो है 6 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन हैं। बेंजीन, उसके बाद देखिए, बेंजीन अणु की संरचना देखें तो कार्बन कार्बन, डबल बाउंड कार्बन, सिंगल बाउंड कार्बन, डबल बाउंड कार्बन, सिंगल बाउंड और डबल बाउंड कार्बन, ठीक है। डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड। उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो है 12 सिग्मा और तथा 6 पाई बंद है। बेंजीन में जो है 12 सिग्मा और 6 पाई बंद। कहता बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिससे यह जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है। 129 नंबर। मानवों में केवल एक उपापचयी अभिक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले जो है किन रोग का पता सबसे पहले लगा है? बी ऑप्शन। तो एल्केप्टोनूरिया। मानव में केवल एक उपापचयी अभिक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले रोग जो है एल्केप्टोनूरिया है। एल्केप्टोनूरिया या काले मूत्र रोग जो एक बहुत ही दुर्लभ वंशानुगत विकार है जो शरीर को टायरोसिन और फेनिलएलीन नामक 2 निर्माण ब्लॉकों को पूरी तरह से तोड़ने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्केप्टोनूरिया जो है ये बनता है एक्यू यानी टायरोसिन या प्रोटीन अपचयन का एक विकार है जिसके कारण होमोगेटिसिक एसिड का संचय होता है। फेनिलकेटोनूरिया जीन परिवर्तन, ठीक है, पीकेयू का कारण बनता है। शरीर में बहुत अधिक जो फेनिलएलेनिन के कारण सांस, त्वचा या मूत्र में तीखी गंध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हंसियाकार तो रुधिराणु होने के रक्त के ऑक्सीजन के वहन की क्षमता घट जाती है। उत्परिवर्तन होता है, ए ऑप्शन। आनुवांशिक परिवर्तन। उत्परिवर्तन आनुवांशिक परिवर्तन है। उत्परिवर्तन किसी जीव के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां, उत्परिवर्तनों के संपर्क में आने या वायरल संक्रमण के कारण परिवर्तन हो सकते हैं। गुणसूत्र जो उत्परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं: विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रम और स्थानांतरण। उत्परिवर्तन का जनक जो ह्यूगो डी ब्रोज को कहा जाता है। जैव विकास पर लेमार्क का मत था, सी ऑप्शन। तो देखिए जैव विकास पर लेमार्क का मत उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। लेमार्क के सिद्धांत में 4 मुख्य आधार है: उपयोग और अनुप्रयोग के माध्यम से परिवर्तन, जीवों को अधिक जटिलता की ओर प्रेरित करना, उपार्जित लक्षणों का विकास करना, पर्यावरण का प्रभाव एवं नई अवधारणा। लेमार्क के कुछ उदाहरण: जिराफ का विकास, देखिए कहता है जाल युक्त पंजों वाले जलीय पक्षी, सांपों में अंगों का जो विलुप्त होना और उड़ानहीन पक्षी। नेक्स्ट, F1 पौधे का जो अप्रबल जनकीय पौधे के बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार की संतति पौधे उत्पन्न होती हैं। अतः सिद्ध हुआ कि F1 पौधे ने जो है बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए हैं। ठीक है, तो F1 पौधे में बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए हैं। ठीक है, बैक क्रॉस को टॉप क्रॉस भी कहा जाता है। उदाहरण, जब हम हरे रंग की फली वाले मटर के पौधे YY को पीले रंग की फली वाले मटर के पौधे के साथ परागण करते हैं तो हरे रंग की फली पीले रंग की फली पर हावी होती। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? 133 का बी, मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि 2 भाग की है। अग्रभाग, इससे स्रावित हार्मोन है ACTH, TSH, LH, GTH, FSH। और उसके बाद है पश्च भाग, तो इससे स्रावित हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कहता उपतारा या आइरिस का कार्य, ए ऑप्शन। पुतली के व्यास को बदलना। उपतारा या आइरिस का कार्य है पुतली के व्यास को बदलना। कॉर्निया, ये जो है बाह्य उभार है। कॉर्निया बाह्य उभार है, नेत्र के भीतर प्रकाश का प्रवेश को मार्ग देता है कॉर्निया। आइरिस जो है कॉर्निया के तुरंत पीछे का भाग है।
आइरिस जो है कॉर्निया के तुरंत पीछे का भाग है। यह जो है नेत्र का रंग इस पर निर्भर करता है, ठीक है, नेत्र का रंग इस पर निर्भर करता है आइरिस। यह प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण भी करता है। फिर है पुतली, आइरिस का मध्य भाग है, आइरिस का मध्य भाग पुतली। तेज प्रकाश में कम प्रकाश में अधिक प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करवाता है पुतली। नेत्र लेंस रेटिना एवं कॉर्निया के बीच होता है, रेटिना और कॉर्निया के बीच होता है नेत्र लेंस। यह उत्तल लेंस है, यह प्रकाश का अपवर्तन कर रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कहता है मनुष्य में कर्ण अस्थिकाओं का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर, कान के पर्दे से भीतर की ओर होता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन यानी मेलियस इनकस स्टेपीज। तो मनुष्य में कर्ण अस्थिकाओं का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर, तो ये होगा मेलियस, ठीक है। उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है इनकस जिसे एनविल के नाम से जाना जाता है, मध्य कान में 3 छोटी हड्डियों का मध्य भाग है। स्टेप्स जो है मध्य कान की अस्थि हैं, जो तो सबसे छोटी अस्थि हैं। और मेलियस को सामान्य रूप से हैमर कहा जाता है, जो एनविल आकार के इनकस पर रहता है। फिर कहता है जिससे कंपन उत्पन्न होता है तथा मस्तिष्क इसका अनुभव करता है, ठीक है, मेलियस। फिर है कि मध्य कान की 2 प्रमुख संरचनाएं होती हैं जो ध्वनि को निष्क्रिय रूप से जो है बढ़ाती है, यह कर्णपट झिल्ली और मेलियस यानी इनकस लीवर। क्वेश्चन नंबर देखिए 136। 2 समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो क्या करें? ई ऑप्शन। तो देखिए 2 समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे न तो आकर्षित और न ही विकर्षित करेंगे। 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा? ए ऑप्शन। तो इसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे जो है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग जो है उसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग p बराबर होता है √2m_k, यानी ये कहें कि p समानुपाती होता है √k, ठीक। तो p1/p2 बराबर होगा √k1/k2, ठीक है। तो p1/p2 बराबर √k1/4k1, ठीक है। यानी क्या होगा? तो 1/2 तो p बराबर तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, तो p1 बराबर होगा 2p2, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 138 कहता है जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देगा? तो 138 का सी लाल। तो देखिए जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यह प्रिज्म है, इस पर यदि प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रंगों में भग जाएगा। ये होगा विबग्योर, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा आपको लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन ये समानुपाती होता है 1/तरंगदैर्घ्य की। 139 कहता है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह अंधेरे में सब चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग सी ऑप्शन हरा। तो एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इसे चमकते कांच के टुकड़े का रंग
हरा होता है। लाल रंग वाले पदार्थ को और अधिक गर्म करने पर तरंगदैर्घ्य कम एवं ऊर्जा अधिक होने के कारण यह हरा दिखता है। लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। लाल एवं हरा को मिलाने से पीला रंग, ठीक है, लाल और हरा को मिलाने से पीला रंग एवं, ठीक है, पीला रंग, लाल एवं नीला को मिलाने से मैजेंटा, ठीक है, और नीला तथा हरा को मिलाकर जो है पीकॉक नीला रंग बनाता है। 140 देखिए, यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगा, तो गूंज उत्पन्न होती हैं। यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो गूंज उत्पन्न होती हैं। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को पराश्रव्य कहते हैं। जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी उस माध्यम में ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। फिर है कि परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है, बी ऑप्शन। तो परमाणुओं का आकार लगभग 0.1 nm है, ठीक है। फिर देखिए, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा परमाणु हीलियम आकार में 0.1 nm है। परमाणु किसी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती हैं। परमाणु का आकार जो है परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी के बराबर है। परमाणु का आकार निम्न कारकों से प्रभावित होता है: नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा का प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कहता जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान होता है स्थिर। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। बर्फ के अणुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी के अणुओं द्वारा प्रदान की जाती है और यह ऊष्मा संलयन की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ के अणु पानी की तुलना में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। पानी और बर्फ का तापमान अलग अलग होता है। अगर एक साथ जोर दे तो गर्मी का आदान प्रदान होगा जिसके कारण बर्फ पिघलने लगती है, पानी ठंडा हो जाता है। फिर है कि तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है, 143 का होगा ए, रेडियोधर्मिता। तो तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को रेडियोधर्मिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विकिरणों के उत्सर्जन की घटना की रेडियो सक्रियता कहा जाता है। 1896 में हेनरी बेक्वेल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय क्रिया है और रेडियो सक्रियता की इकाई बेक्वेल होता है। 144 देखिए, फिर कहा था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया किसका अनुसरण करती है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की जो है नीचे दी गई प्रक्रिया हुंड का, ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण करता है। हुंड के अधिकतम बहुलता नियम में कहा गया है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला पद ऊर्जा में सबसे कम होता है। इस नियम के अनुसार sp-df ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी दिए गए उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो, ठीक है, या अकेले हो व्याप्त हो। अब देखिए, इस प्रकार हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम यह बताता है कि उप कक्षा में पहले एकल इलेक्ट्रॉन भरता है जिससे ऊर्जा स्तर अधिकतम एवं स्थायित्व न्यूनतम होता है। एकल भरने के बाद इलेक्ट्रॉन युग्म में भरता है जिससे ऊर्जा स्तर न्यूनतम लेकिन स्थायित्व अधिकतम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1s में इस तरह से, 2s में भी और 2p में इस तरह से भरेगा। सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग कहलाता है, सी ऑप्शन, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किसी दिए गए जो है सूत्र में प्रत्येक परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाई में जो है भार किसी पदार्थ का
भार जो है किसी पदार्थ का आणविक भार होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 1/12वें भाग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो है पहले प्रतीक एमयू था, जबकि वर्तमान में जो है प्रतीक यू। Fe2O3 का आणविक भार Fe2O3 में लोहे के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। लोहे का द्रव्यमान जो 55.847 एमयू, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 15.9994 एमयू। Fe2O3 का आणविक द्रव्यमान होगा 2 × 55.847 प्लस 3 × 15.9994, यानी हो जाएगा 159 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा 146 का ए। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण जो पौधे द्वारा नष्ट होने वाली पानी की मात्रा लगभग 98% है। फिर है कि हाइडेथोड विशेष संरचना है जो पत्ती के आंतरिक भाग से सतह तक पानी का निर्वहन करती है। इस प्रक्रिया को गुटेशन के नाम से जाना जाता है। गुटेशन एक प्रकार का स्राव है जो कम तापमान की स्थिति में केवल पत्तियों के किनारों के माध्यम से होता है। गुटेशन शर्करा, लवण और एमिनो अम्ल को खत्म करता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों और वातरंध्रों के माध्यम से होता है। और आर्द्रता गुटेशन की दर को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता प्रकाश संश्लेषण जो है जैव संश्लेषण चरण में संबंध में कौन सा कथन गलत है? 147 का सी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषण संबंध में एटीपी और NADH का उपयोग किया जाता है, यह कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए केल्विन जो है बेंसन चक्र को 3 चरणों में बांटा गया। कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन और उसके बाद पुनरुत्पादन। नेक्स्ट कहता कौन सा जो है उम्र से संबंधित विकार है? सी ऑप्शन ओस्टियोपोरोसिस उम्र से संबंधित विकार है। ओस्टियोपोरोसिस रोग में रोगी की हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ओस्टियोपोरोसिस की मुख्य वजह है। ओस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD यानी बोन मिनरल जो है डेंसिटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। मस्कुलर जो है डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक रोगों के एक समूह है जिसमें संलयन यानी चलने फिरने और हिलने डुलने को जो है नियंत्रित करने वाली कंकालीय जो मांसपेशियों के उत्तरोत्तर कमजोरी आती हैं और इसका क्षय हो जाता है। फिर है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? ये ऑप्शन मांसपेशी कोशिकाएं। तो मांसपेशी की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मा का मायोसाइट का जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यह अन्य कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बराबर है, लेकिन उसमें असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में जो है ग्लाइकोसोम संग्रहित जो है ग्लाइकोजन के कण और महत्वपूर्ण मात्रा में जो है मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन जो बाध्यकारी प्रोटीन होता है। सार्कोलेमा उस कोशिका झिल्ली का नाम है जो प्रत्येक मांसपेशी कोशिका को घेरती हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बंधी जो नलिकाओं की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों के तुरंत तंतुओं को घेरती हैं, संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन जारी करती हैं। नेक्स्ट है कि प्लीहा के साइनस जो है निम्न में किससे भरे होते हैं? तो रक्त से। प्लीहा के साइनस जो है रक्त से भरे होते हैं। फिर रक्त स्राव जैसे आपातकालीन स्थितियों में वाहिका की दीवारों और प्लीहा के थैली में चिकनी मांसपेशी सिकुड़ जाती हैं। यह प्लीहा से रक्त को एकत्रित कर सामान्य परिसंचरण में प्रवाहित करता है। प्लीहा के निर्माण यह रक्त संग्रहित करता है। यह सेलुलर अपशिष्ट को हटाकर और पुरानी या क्षतिग्रस्त जो है रक्त कोशिकाओं का पाचन कर रक्त को फिल्टर करता है। यह श्वेत रक्त कोशिका और एंटीबॉडी बनाता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर में तरल पदार्थ के स्तर को बनाए
रखता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।